दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों ये पेपर एनपीसीआईएल का है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का, और काकरापार जो गुजरात की साइट है उसका पेपर है। दोस्तों जैसा कि सभी जानते हैं कि एनपीसीआईएल में जो मेंटेनेंस टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन होता है उसमें ट्रेड थ्योरी से संबंधित 50 क्वेश्चन आते हैं, तो इस पेपर में भी 50 क्वेश्चन है। दोस्तों सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप जरूर देखना। हम आपको प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो डिटेल से बताएंगे, कारण सहित उसका उत्तर बताएंगे, इसलिए सभी क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर देखना। एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आ जाए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी आप प्रेस जरूर करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों ये पेपर 10 नवंबर 2019 का पेपर है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप आसानी से इसको समझ पाएंगे जैसा भी आप इसमें समझ सकते हैं। सवाल नंबर 1 है कि निम्न में से कौन सी मशीन की हाईएस्ट एफिशिएंसी होती है। देखिए दोस्तों इतना सा देखते ही आप सब समझ गए होंगे कि ट्रांसफार्मर वो मशीन है जिसकी एफिशिएंसी सबसे अधिक होती है। एक ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 98% तक हो सकती है, बाकी ऐसी कोई मशीन नहीं है जिसकी दक्षता 98% तक हो। इसका कारण क्या है कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक मशीन है, इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, इसलिए इसमें रोटेशनल लॉसेज यानी फ्रिक्शन एंड विंडेज, घर्षण और वायु हानियाँ जो होती है वो नहीं होती। आयरन लॉस और कॉपर लॉस केवल 2 होते हैं, जबकि बाकी जितनी भी मशीन आप देख रहे हैं इनमें 3-3 हानियाँ हैं। इस वजह से ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। सेकंड सवाल, कौन सी मोटर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में यूज करते हैं। दोस्तों ट्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं खिंचाव कार्य। खिंचाव कार्य होता है जैसे क्रेन, होइस्ट, ट्रेन, ट्रामवे, रेलवे, इस तरह का। इनमें हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, और हाई स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो डीसी सीरीज मोटर का है, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। क्वेश्चन का आंसर अपना सी रहेगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि आइसोलेटर परिपथ से तब डिस्कनेक्ट किया जाता है जब परिपथ में किसी प्रकार की कोई धारा नहीं हो। आइसोलेटर हमेशा ऑफ लोड पर यानी नो लोड पर ऑपरेट किया जाता है। उस समय ऑपरेट किया जाता है जब लाइन ऊर्जित नहीं हो, उस समय ऑपरेट किया जाता है जब लाइन में कोई धारा नहीं हो। इसके कॉन्टैक्ट बहुत छोटे होते हैं दोस्तों, यदि इसको लोड पर ऑपरेट किया जाए तो कॉन्टैक्ट पिघल कर नष्ट हो जाते हैं, और जो ऑपरेटर होता है उसको पूरी तरह से जान तक की हानि हो सकती है। इसलिए जब भी आपको प्रैक्टिकली इसका वर्क करने का मौका मिले, याद रखें सर्किट में सप्लाई ऑफ होना जरूरी है। आगे सवाल पूछा कि ड्यूअल स्टार्टर में फ्यूज किसके लिए अगेंस्ट प्रोटेक्शन देते हैं। दोस्तों पहली बात तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में जो फ्यूज होता है वो शॉर्ट सर्किट से बचाव के लिए होता है। अब ऑप्शन नहीं है तो फिर हमें ओवरलोड की ओर जाना होगा। ऑफिशियल आंसर की में भी इसको ओवरलोड ही माना है। हालांकि ओवरलोड से बचाव के लिए थर्मल रिले लगती है दोस्तों, वही उसको प्रोटेक्ट करती है। इसको बैकअप फ्यूज बोलते हैं और वो शॉर्ट सर्किट से बचाव के लिए होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एक धातु के तार के प्रतिरोध R, चालकता म्यू, लंबाई L और क्रॉस सेक्शन एरिया A में क्या संबंध होता है। दोस्तों पहली बात तो ध्यान रखें कि ये चालकता नहीं कंडक्टिविटी है, और कंडक्टिविटी जो है वो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। आप जब फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रतिरोध बराबर क्या होता है, रेजिस्टिविटी यानी रोह इंटू एल बटे ए होता है। अब जो रेजिस्टिविटी की जगह कंडक्टिविटी की बात की गई है सवाल में, तो रेजिस्टिविटी जो है वो कंडक्टिविटी की व्युत्क्रमानुपाती है, तो रोह की जगह क्या आएगा, 1/म्यू आ जाएगा। यानी ये जो फॉर्मूला अपना है वो ये ऐसे बनेगा, R बराबर L बटे ए इंटू म्यू मान लीजिए। अब जब आप इसको तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, R इंटू म्यू इंटू ए इक्वल टू एल। क्वेश्चन का आंसर साथियों ए रहेगा, यानी रेजिस्टेंस इंटू कंडक्टिविटी इंटू एरिया इक्वल टू लेंथ होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल, ट्रांसफार्मर की रेटिंग सामान्यतः किस में है। तो बहुत साधारण है दोस्तों, ट्रांसफार्मर की रेटिंग VA यानी वोल्ट एम्पियर में होती है, आभासी शक्ति में होती है। कुल मिलाकर ध्यान रखें अपरेंट पावर। बड़ी इकाई हो तो KVA भी हो सकता है, MVA भी हो सकता है। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की इकाई पूछी, प्रदीप्ति तीव्रता बोलते हैं हिंदी में। प्रदीप्ति तीव्रता की इकाई कैंडला होती है।
ल्यूमन प्रदीप्ति फ्लक्स की होती है। लक्स और ल्यूमन प्रति मीटर जो है ये प्रदीप्ति की इकाई होता है। अगला हमारा सवाल है कि इलेक्ट्रिकल सीरीज सर्किट में कौन सी मात्रा एक समान होती है। तो सभी जानते हैं करंट एक बराबर होती है। पैरेलल होता तो वोल्टेज बराबर हो जाता। आगे सवाल, स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ की दिशा पूछा है। तो वो लेंज के नियम से निर्धारित होती है, ध्यान रखना, क्योंकि लेंज के नियमों के आधार पर ही होता है। जैसे कम्यूटेशन होता है ना डीसी जनरेटर का, तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ जो है वो लेंज के नियमों के कारण ही होता है। और ये लेप्लोस नियम जो होता है ना दोस्तों, ये तो एक तरह की समीकरणें होती है। और लोरेंटज मेथड जो होता है ये निरपेक्ष प्रतिरोध नापने की विधि है। ओम का नियम पूछा था तो सभी जानते होंगे दोस्तों। ओम का नियम बी उत्तर सही हो जाएगा, आई बराबर वी बटे आर वाला ऑप्शन। बाकी ऑप्शन सही नहीं है, आप देखोगे तो पता लग जाएगा। आगे सवाल पूछा कि एक इंडक्शन मोटर है, फुल लोड जब सप्लाई देकर चलाया तो वो मोटर चली नहीं, यानी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन अपनी सिंक्रोनस गति के 7वें भाग पर चली। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि मैं बहुत बार करवा चुका हूँ। NS/7 पर चलना क्राउलिंग कहलाता है दोस्तों। हिंदी में रोंग न बोलते हैं, इसको रेंगन बोलते हैं। मैग्नेटिक लॉकिंग और कोगिंग एक ही बात होता है। रोटर और स्टेटर का चुंबकीय रूप से लॉक हो जाना, इसके बचाव के लिए स्क्यूइंग होती है। और प्लगिंग जो है ये मोटर को रोकने की एक विधि है। ब्रेकिंग मेथड का नाम है प्लगिंग। आगे सवाल पूछा कि आर्मेचर वाइंडिंग में सभी जोड़ जो होते हैं उसमें किस प्रकार के सोल्डर से करना चाहिए। तो रेजिन कोर्ड सोल्डर होता है दोस्तों, ये तो सिंपल सा है। बाकी जितने भी है ना एसिड से तो जॉइंट होता ही नहीं है कहीं। रेजिन कोर सोल्डर लेते हैं अपन फ्लक्स के साथ, ये थोड़ा सा सॉफ्ट सोल्डर की श्रेणी में आता है। अगला सवाल है, इंटीग्रेटिंग उपकरण कौन सा है। 3 तरह के होते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग और रिकॉर्डिंग। तो इंटीग्रेटिंग जो है इसमें आता है अपना वाट आवर मीटर, एम्पियर आवर मीटर, यानी ऊर्जा मीटर जो होता है ना वो, जबकि वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर और वाट मीटर ये तीनों के तीनों इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में आते हैं, सूचक मापी यंत्र में। वैद्युतिक मापन उपकरण कौन से है सवाल पूछा। तो MI टाइप भी होता है, हॉट वायर टाइप भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप भी है। उपरोक्त सभी आ जाएगा, डी होगा। ट्रांसफार्मर का नो लोड टेस्ट किस लिए होता है। तो नो लोड टेस्ट कोर लॉस ज्ञात करने के लिए होता है। कोर लॉस ज्ञात करने के साथ साथ हम मैग्नेटाइजिंग घटक का भी पता करते हैं। हालांकि चुंबकन हानि यहाँ पर ऑप्शन दिया है तो इस ऑप्शन की ओर नहीं जाएंगे हम। चुंबकन धारा अगर ऑप्शन होता तो उसकी साथ भी हम जा सकते थे। वहीं शॉर्ट सर्किट से हम कॉपर लॉस ज्ञात करते हैं। बल की इकाई पूछिए दोस्तों, बहुत सिंपल है। बल की इकाई न्यूटन होती है MKS प्रणाली में। CGS प्रणाली में बल की इकाई डाइन होती है। जूल कार्य या उष्मा की है, वोल्ट वोल्टेज की है, और ओम रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इन सब की इकाई है। आगे सवाल पूछा कि किस धातु की रेजिस्टिविटी सबसे कम है, यानी प्रतिरोधकता कम का मतलब चालकता अधिक। तो चालकता जो अधिक है वो कॉपर की सबसे अधिक होती है, डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पूछा गया कि प्रतिरोध के निरपेक्ष मान मापन के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं। एब्सोल्यूट मेजरमेंट के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसका नाम है लोरेंटज मेथड। क्वेश्चन का आंसर अपना ए रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई एग्जाम में रिपीट हो चुका है। आगे दोस्तों सवाल पूछा कि CRT यानी कैथोड रे ट्यूब जो होती है उसमें कंट्रोल ग्रिड जो होता है वो किसको कंट्रोल करता है। तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करता है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कंट्रोल करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो बीम की ओर जाने चाहिए। इसी से कंट्रोल या मैं कहूँ ब्राइटनेस जो है वो एक तरह से कंट्रोल हो जाती है। आगे सवाल पूछा ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेट क्यों करते हैं। हम सभी इस उत्तर को अच्छे से जानते हैं। एडी करंट हानि कम करने के लिए लेमिनेट करेंगे और हिस्टैरिसीस हानि कम करने के लिए हम इसको सिलिकॉन स्टील का बना देंगे। SMPS का सिद्धांत पूछा, पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, और ये एक तरह से DC के लिए काम करता है। और DC सर्किट पर जो उपयोग में लेते हैं उसको बोलते हैं चॉपर, यानी इसका वही सिद्धांत है जो चॉपर के काम करने का सिद्धांत है। चॉपर जो होता है वो DC को DC में कन्वर्ट करने के ही काम आता है, यानी DC को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। शंट मोटर की स्पीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। 2 तरीके होते हैं, फील्ड में रियोस्टेट लगाकर भी कर सकते हैं, और फील्ड में रियोस्टेट से फील्ड वोल्टेज ही कंट्रोल होता है एक तरह से। तो दोनों एक ही ऑप्शन हो गए। रिलक्टेंस कंट्रोल मेथड भी इसका है, डी आएगा उत्तर। उपरोक्त तीनों विधियां इसके लिए बिल्कुल सही है। सोडियम वेपर लैंप प्रकाशित हो जाएगा तो रंग कैसा होगा। अब इन्होंने ये तो पूछा नहीं कि कौन मतलब प्रारंभ में या पूर्ण प्रकाशित होने के बाद, इसलिए आंसर हम पूर्ण प्रकाशित होने के बाद वाला देंगे, और वो होता है पीला, यानी येलो रंग जो है इसका पूर्ण प्रकाशित होने के बाद रंग होता है।
टीआरएस जो वायरिंग होती है उसका पूरा नाम पूछा, टफ रबर सीथ इसका पूरा नाम होता है। एक होती है सीटीएस केब टायर सीथ, उसका पूरा नाम होता है। दोनों को याद रखना, बड़ा सिंपल सा है। आगे दोस्तों सवाल पूछा गया कि 20 ओम, 30 ओम और 60 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं, कुल प्रतिरोध की गणना करो। देखो वैसे तो साधारण सा इसका उत्तर निकलेगा कि कुल प्रतिरोध 20 ओम से कम आएगा, और आप देखेंगे तो 20 ओम से कम का ऑप्शन ही एक है, 10 ओम, तो यही हो जाएगा। फिर भी आप कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, वो फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई करेंगे तो उत्तर आ जाएगा ए। दोस्तों आगे सवाल पूछा, ये नया क्वेश्चन है। कहते हैं कि फर्स्ट लूप के लिए फॉल्ट करंट का वह आरएमएस मान है जिसे यदि फ्यूज का नगण्य प्रतिरोध माने तो एक साधारण चालक के द्वारा हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। यानी एक चालक जिसमें कोई प्रतिरोध नहीं हो तो उसको हम एक लूप लगा करके भी लगा सकते हैं। फ्यूज की वह करंट होती है, इसको प्रोस्पेक्टिव करंट बोलते हैं दोस्तों। संभावित धारा का वह मान, क्वेश्चन का आंसर अपना ए रहेगा। यानी सवाल ये कह रहा है कि तार में कोई प्रतिरोध नहीं था, उसकी जगह हम फ्यूज की जगह वो तार लगा रहे हैं, उसका एक सिंगल लूप बना करके भी लगा दें तो क्या होगा, तो संभावित करंट बोलते हैं इसको। ए उत्तर यहाँ पर सही रहेगा। आगे सवाल पूछा, स्क्रूल केज इंडक्शन मोटर की स्मूथ स्टार्टिंग के लिए कौन सी स्टार्टिंग विधि को काम में लेंगे। देखो जितने भी ऑप्शन आप देख रहे हो ना, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और काउंटर ईएमएफ, ये तीनों ऑप्शन डीसी मोटरों के हैं। तो एसी मोटर का तो ऑप्शन ही एक है और वो है स्टार डेल्टा स्टार्टर, इसलिए क्वेश्चन का आंसर अपना यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे सवाल पूछा कि सीआरटी में कौन सा इलेक्ट्रोड ऐसा है जो इमेज की ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है। दोस्तों इमेज की ब्राइटनेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर ही डिपेंडेंट होती है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को नियंत्रित कौन करता है, अभी हमने देखा था कंट्रोल ग्रिड करता है। क्वेश्चन का आंसर सी होगा। सोल्डरिंग आयरन का हीटिंग एलिमेंट पूछा है दोस्तों, नाइक्रोम का है, निकिल क्रोमियम की मिश्र धातु होती है, सभी जानते हैं। एलपीजी में लगी आग, गैसों में लगी हुई आग जो होती है वो क्लास सी की मानी जाती है। अगला सवाल पूछा कि कौन सा कैपेसिटर ऐसा है जो ट्यून्ड सर्किट में काम में लेते हैं। ट्यून्ड सर्किट होता है दोस्तों रेजोनेंस पर आधारित, और रेजोनेंस के लिए पॉलीस्टीरीन नाम का कैपेसिटर आता है। डी उत्तर आपको यहाँ पर करना होगा। एमीटर में शंट क्या काम आता है, तो ये मापी की रेंज बढ़ाने के काम आता है, और ये क्या करता है कि करंट को बाईपास कर देता है। यानी जो धारा मीटर में से जा रही थी वो अभी शंट में से होते हुए जाने लग जाती है, क्योंकि ये समांतर में लगता है, तो दो समांतर रास्ते हो गए। शंट निम्न मान का प्रतिरोध होता है, इसलिए निम्न मान के प्रतिरोध से धारा अधिक जाती है। निम्न गति वाली जो सिंक्रोनस मशीनें होती है, यानी अल्टरनेटर हो गया, तो ये निम्न गति वाले जो होते हैं ये हाइड्रोलिक टरबाइन से चलते हैं, जबकि हाई स्पीड वाले जो होते हैं वो स्टीम टरबाइन से चलते हैं। हाइड्रोलिक होती है जल टरबाइन बोल सकते हो इसको आप। वार्ड लियोनार्ड किस प्रकार की विधि है, तो ये मैं बार बार करवा चुका हूँ। आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड मानी जाती है दोस्तों। ए उत्तर इसका सही रहेगा। लेड एसिड सेल की नेगेटिव प्लेट किसकी है, तो वो स्पंजी लेड की होती है, और पॉजिटिव प्लेट जो है वो लेड पर ऑक्साइड की होती है। अगला सवाल है, पोर्टेबल ड्रिल मशीन में कौन सी है, तो यूनिवर्सल मोटर होती है। फूड मिक्सर में, पोर्टेबल ड्रिल मशीन, इन सब में यूनिवर्सल मोटर सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं। ऐसे पदार्थ जो असमान परमाणुओं से बने होते हैं उनको कंपाउंड यानी मिश्रित परमाणु की संख्या दी जाती है। कंपाउंड या यौगिक या मिश्रण बोलते हैं। क्वेश्चन का आंसर अपना सी होगा। जिंदर डायोड का सामान्य उपयोग पूछा है, वोल्टेज रेगुलेटर के लिए काम में आता है। इजी सा क्वेश्चन है, आप सभी भी जानते होंगे। आगे पूछा कि एनर्जी मीटर की डिस्क में आमने सामने दो छेद क्यों किए जाते हैं, तो क्रिम्पिंग दोष समाप्त करने के लिए होता है। नो लोड पर भी बिना किसी कारण से एनर्जी मीटर का डिस्क रोटेट करता रहता है, इसको क्रिम्पिंग त्रुटि बोलते हैं, और क्रिम्पिंग त्रुटि को समाप्त करने के लिए डिस्क पर आमने सामने दो छेद करते हैं। लेड एसिड सेल पूरी तरह चार्ज हो तो बैटरी का अपेक्षित घनत्व पूछा है दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन है, सभी का उत्तर सही होना चाहिए। 1.21 होता है। आगे सवाल पूछा कि SCR में नहीं होता। SCR में चोक नाम का कोई सिरा नहीं होता। एनोड, कैथोड और गेट 3 सिरे उसमें होते हैं। 5 ओम का एक रेजिस्टेंस है, उसके सीरीज में 4 प्रतिरोध जुड़े हुए 1-1 ओम के, यानी एक 5 ओम का है, उसके बाद में 4 1-1 ओम वाले इस तरह से जुड़े हुए हैं। तो जो चारों जुड़े हुए हैं उनका टोटल रेजिस्टेंस 0.25 आएगा, और 5 ओम वाला उसके साथ है। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5.25 होगा। क्वेश्चन का आंसर अपना बी हो जाएगा। ट्रांसफार्मर निम्न में से किसको चेंज नहीं करता, तो ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, करंट और वोल्टेज को करता ही है। फ्लक्स वैसे तो कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस होती है ट्रांसफार्मर, लेकिन फ्लक्स का मान जो है वो अल्टरनेटिंग होता है। अल्टरनेटिंग बोले तो प्रत्यावर्तित यानी परिवर्तनशील ही माना जाता है। वायु की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पूछी है, 3 किलोवोल्ट प्रति mm होती है दोस्तों। क्वेश्चन का आंसर ए होगा।
कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस किस बात पर निर्भर करेगा? एक्सएल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 2πfl। फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, इंडक्टेंस पर निर्भर करता है। इंडक्टेंस का ऑप्शन है नहीं, फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन है, तो ए कर देंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, वैसे ये 0 डिग्री केल्विन होता है, ध्यान रखना, उस पर एक सेमीकंडक्टर का व्यवहार कैसा होता है? दोस्तों उस पर वो एक अचालक की भांति व्यवहार करता है, यानी पूर्ण इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। और याद रखना, आ भी जाए तो ध्यान रखना, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसको बोलते हैं? 0 डिग्री केल्विन जो होता है ना, उसको बोलते हैं, सेंटीग्रेड वाले को नहीं बोलते। अगला सवाल है, जब एक जंक्शन डायोड फॉरवर्ड में हो तो उसमें क्या होगा? सीधी सी बात है, उसका जो बैरियर पोटेंशियल है वो कम होता है फॉरवर्ड में, जैसे 0.7 वोल्ट सिलिकॉन का, 0.1 से 0.3 वोल्ट जर्मेनियम का। इस समय धारा चलना शुरू हो जाती है, जबकि रिवर्स बायस में अगर होता तो क्या होता? ज़्यादा वोल्टेज उसको रिक्वायर होती है। अगला सवाल पूछा, रेक्टिफायर क्यों काम में लिया जाता है? तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए काम में लेते हैं, डीसी को एसी में इन्वर्टर करता है। अगला सवाल पूछा, शेडेड पोल मोटर में फेज अंतर कौन उत्पन्न करता है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है? तो शेडिंग रिंग बनाती है उसमें। फेज अंतर उत्पन्न करने के लिए 3 घटक काम में लेते हैं, कैपेसिटर, रेजिस्टर और शेडिंग रिंग। अगला सवाल है कि डीसी प्रवाह करते हैं हम एक द्रव में, तो उसमें अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको अपन इलेक्ट्रोलिसिस यानी वैद्युतिक अपघटन कहते हैं। बी उत्तर रहेगा। बस दोस्तों यही थे 50 क्वेश्चन इस पेपर के। क्वेश्चन पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।